नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एक वीडियो में हम विश्वनाथ कविराज और आचार्य मम्मट के जरिए वाक्य की सत्ता और उसी संदर्भ में मीमांसा दर्शन की दो प्रतिपत्तियां अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद को समझने का प्रयास कर रहे थे। आज उसी की निरंतरता में अगले विचार बिंदु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। विश्वनाथ ने वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा सत्ति युक्त पदोच्चयः, यह जो कहा है उसी की व्याख्या का एक प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है कि यह परिभाषा अभिहितान्वयवाद के अनुसार खड़ी है। वाक्य पदों का जोड़ है और यह जोड़ योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति नामक तत्वों के माध्यम से होता है। दूसरे शब्दों में वक्ता का जो तात्पर्य होता है उसी के अंतर्गत आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, जिसे मम्मट ने सन्निधि कहा है, नामक तत्वों के द्वारा पदों अथवा पदों के अर्थों का जोड़ होता है, जिससे वाक्यार्थ की सत्ता होती है। यानी वाक्य योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समुच्चय है। अब थोड़ा सा हम योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति को समझ लें। योग्यता हमारे कथ्य यानी भाव और विचार की दृष्टि से समन्विति का नाम है। मतलब जो हम कहना चाहते हैं उसके संदर्भ में जो प्रयुक्त पद हैं वे अर्थ के स्तर पर अपना समन्वय रखते हों। जैसे यदि हम कहें कि हिमालय भारत के दक्षिण में है, तो यह वाक्य भले व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से ठीक कहा जाए, लेकिन योग्यता का अभाव है। आग सींचती है, यह वाक्य भी उसी प्रकार है। तो योग्यता का मतलब है पदार्थों का आपसी समन्वय होना। इसके बाद दूसरा तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा कहते हैं, विश्वनाथ के ही यदि हम शब्द लें, आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरह, यानी प्रतीति या बोध का पर्यवसान या समाप्ति हो जाए, इसके अभाव को आकांक्षा कहते हैं। सरल शब्दों में किसी पद को सुनने के बाद जो जिज्ञासा होती है कि आगे क्या, यही तत्व है आकांक्षा। लड़की ने इतना कह के हम चुप हो जाएं तो एक जिज्ञासा बनी रहती है, इसका पर्यवसान नहीं होता। तो जिज्ञासा का जो पर्यवसान नहीं होता, यही है आकांक्षा। यानी अर्थ संबंधी उत्सुकता ही आकांक्षा है। वाक्यस्थ हर पद अर्थ की दृष्टि से अधूरा होता है, तो यही अधूरापन आकांक्षा है। और दूसरे शब्दों में कहें तो इसी आकांक्षा तत्व पर कारक या कारकत्व की सत्ता होती है। अभिहितान्वयवाद के अनुसार जो धारणा बनती है उसी के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि क्रिया से जो अन्वय होता है वही कारकत्व है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। अगर वाक्य पदों का समूह है तो हर पद अपने केंद्रीय पद क्रिया के साथ अन्वित होने का जो प्रयास करता है, यही
विशेषता कारकत्व है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, लड़का गेंद से खेलता है तो खेलता है क्रिया है, और उसके अतिरिक्त जो पद हैं लड़का गेंद, ये क्रिया से अन्वित होने का, क्रिया से संबंधित होने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। तो यही कारकत्व है। और क्रिया से अन्वय कारकत्व है, लेकिन क्रिया से जो अन्वित पद है वो कारक है। लड़का और गेंद कारक हैं। लड़का कर्ता कारक है और गेंद कारण कारक है। यहाँ कारक को विस्तृत रूप में स्पष्ट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य विश्वनाथ की जो परिभाषा है उस पर विचार करना है। एक बात और यहाँ स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है कि विश्वनाथ की जो वाक्य की यह परिभाषा है वह उनके ग्रंथ के पहले अध्याय में आए हुए काव्य की परिभाषा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य काव्य है का ही विस्तार है। तो सवाल उठता है कि जब रसात्मक वाक्य काव्य है तो वाक्य क्या है? तब वे अगले अध्याय के प्रारंभ में ही कहते हैं वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा सत्ति युक्त पदोच्चयः। तो योग्यता और आकांक्षा की तो बात यहाँ स्पष्ट हुई, लेकिन अब तीसरा तत्व है आसक्ति। आसक्ति क्या है? विश्वनाथ के शब्दों में आसक्तिर बुद्धय विच्छेदः, बौद्धिक दृष्टि से जो अविच्छेद है वही आसक्ति है। सरल व्याख्या यह है, जैसे कोई वक्ता एक वाक्य बोल रहा हो, लड़की ने आज कहे और कुछ घंटे या एक दिन के बाद किताब कहे और अगले दिन पढ़ी, तो यह वाक्य की सत्ता नहीं है। यहाँ वाक्य नहीं बनता। यह जो समय अवधि का विच्छेद है यही वाक्य की सत्ता के बनने में बहुत बड़ा बाधक है। समयावधि का इस तरह से विच्छेद न हो, एक पद अभी, दूसरा पद बहुत बाद में और तीसरा पद उसके बहुत बाद में, तो ये जो काल व्यवधान है यही वाक्य की सत्ता के निर्माण में यहाँ बहुत बड़ा बाधक बन के आया है। इसी बात को विश्वनाथ आसक्ति से कहना चाहते हैं। आसक्ति यानी जो पदों की स्थिति की निकटता है, कालगत निकटता है, वही आसक्ति है। बिना कालगत निकटता के वाक्य नहीं बनेगा। इस आसक्ति तत्व का विचार करें तो शायद इस तरह की व्याख्या करना भी संगत होगा कि वाक्य में, किसी भाषा के वाक्य में जो पदों का एक सामान्य क्रम होता है उस क्रम का निर्वाह होना चाहिए। जैसे हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम सामान्य क्रम है। अगर हम इस क्रम का उल्लंघन कर दें तो वाक्य की जो आसक्ति है वह कहीं न कहीं बाधित दिखाई देती है। तो शब्द क्रम को दूसरे शब्दों में आसक्ति कह सकते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया हिंदी का यह सामान्य क्रम है, और कर्ता और कर्म के बीच सामान्य क्रम के अनुसार बाकी कारक अपने अपने आंतरिक क्रम के तहत आते हैं। अगर क्रम का भंग हुआ तो आसक्ति बाधित हुई। यानी एक अर्थ में आसक्ति वाक्य के उच्चारण से संबंधित है। वाक्य का जो उच्चारण है वो एक कॉम्पैक्ट काल में होना चाहिए, एकीकृत काल में होना चाहिए, अलग अलग काल में नहीं होना चाहिए। यह है आसक्ति। और दूसरा है जब उसका लेखन हो या उच्चारण में ही जो शब्द क्रम है भाषा विशेष का, उसका निर्वाह हो, यह है आसक्ति। तो वाक्य योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समूह है। विश्वनाथ
यही कह रहे हैं। और फिर विश्वनाथ आगे वाक्यों के ऐसे समन्वित रूप को, एकाधिक वाक्यों के ऐसे समन्वित रूप को महावाक्य कहते हैं। यानी वाक्य के अतिरिक्त वे एक और उच्चतर इकाई की कल्पना करते हैं, वाक्योच्चयो महावाक्यम। और उदाहरण के रूप में वे देते हैं कि जैसे रामायण, महाभारत आदि महावाक्य हैं। आजकल के भाषा विज्ञान में महावाक्य की जो अवधारणा है वह प्रोक्त या डिस्कोर्स के रूप में दिखाई देती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह से स्पष्ट हुआ कि विश्वनाथ का जो वाक्य लक्षण है, वाक्य परिभाषा है, वह असंगत नहीं है। बस ध्यान रखने की बात यह है कि भाषा में जो वाक्य का एक सामान्य अर्थ पूर्ण वाक्य समझा जाता है उसके संदर्भ में है, और यह अभिहितान्वयवादी दृष्टि के संगत है। उम्मीद है कि जल्द ही इस विषय की अगली कड़ी को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।